जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 20 को लेकर आए हैं। यानी आज का क्लास आप लोग के बीच में 20वें नंबर का होगा। वैसे प्रश्नों को चुना गया है दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य यहाँ से पूछे जाते हैं। आप लोग के जो भी बीच में प्रश्न लाया गया, हर एक प्रश्न आप लोग के बीच में शानदार होगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। यानी जायकवाड़ी परियोजना जो पूछा जा रहा है किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा की नदी भी कहा जाता है और इसका उद्गम यानी यह कहां से निकलती है? तो त्रंबक गांव, त्रंबक पहाड़ी, नासिक जिला महाराष्ट्र से, नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलती है और इसका मुहाना यानी कहां जाकर मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। जो गोदावरी नदी है वह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाएगा तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी भी आपकी गोदावरी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी गोदावरी नदी है और भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। तो दक्षिण गंगा की नदी किसे कहा जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम त्रंबक पहाड़ी, नासिक जिला महाराष्ट्र से कहां पे जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाएगा तो गोदावरी नदी। भारत की दूसरी लंबी नदी कहा जाएगा तो भी गोदावरी नदी। जायकवाड़ी परियोजना कहां है? गोदावरी नदी। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, जो कि गोदावरी। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम नदी है और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो इसे जो जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जल प्रपात के नाम से जाना जाता है और यह शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है और ये कहां पे पड़ता है? तो कर्नाटक। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात को कहते हैं, शरावती नदी पे है और कर्नाटक राज्य में है। गिरना परियोजना कहां पे है? तो गिरना नदी पे है, गिरना नदी और गिरना परियोजना महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नाथपा झाकरी परियोजना स्थित है। तो यहां पे पूछेगा तो पहले सतलज नदी पे स्थित है, सतलज नदी पर। सलाल जल विद्युत परियोजना है
तो सलाल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन से है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी एमाइलेज। तो पाचन के क्षेत्र में पाचन की प्रक्रिया कहां से होती है? तो मुख से। पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो मुख से। और पाचन क्षेत्र के लिए पेट में किस अम्ल की आवश्यकता पड़ती है? तो पेट में जो अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और पाचन क्षेत्र में पहला एंजाइम जो कहा जाएगा, पहला एंजाइम कौन है? एंजाइम तो आप लोग बताएंगे एमाइलेज। एमाइलेज। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यदि ये पूछ दे कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम, तो आपका आंसर हो जाएगा टाइलिन। यानी लार में जो पाया जाता है एंजाइम उसका टाइलिन नाम है। पाचन कहां से प्रक्रिया स्टार्ट होती है? मुख से। पाचन जब होता है तो पेट में कौन सा अम्ल की आवश्यकता होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और पाचन क्षेत्र में पहला एंजाइम का नाम एमाइलेज होगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एमाइलेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया प्रारंभ होगी वो मुख से होगी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी, और उसका नाम है फीमर। नेक्स्ट देखिएगा एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती है। तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डी कहेगा तो 206। और वहीं शिशु, नवजात शिशु में हड्डी कहा जाए तो 300। और मानव खोपड़ी में अस्थि कहा जाए तो 8 होते हैं। यानी एक वयस्क मानव में शरीर में हड्डियां कहा जाए 206, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डी 300, मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां हड्डी होती हैं तो 8। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3, ये आपकी स्क्रीन पर। तंतु प्रकाशिक संचार में संकट किस रूप में प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन डी विद्युत तरंग। यानी तंतु जो प्रकाशिक होता है वो प्रकाश तरंग होता है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था सबसे पहले? तो सन 1676 ईस्वी में रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक मानी जाती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर प्रकाश तरंग होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा
तारे टिमटिमाते हैं, आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। दूरबीन क्या है? दूरबीन एक दूर स्थित वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है। और दूरबीन की जो खोज किया था वो गैलीलियो था। गैलीलियो। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। मायोपिया में नजदीक की वस्तुएं दिखाई देगी, नजदीक की वस्तुएं दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। अवतल लेंस से ठीक किया जाएगा, नहीं दिया रहेगा तो कनकेव लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष की कहा जाता है, इसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई देगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। मायोपिया दोष अवतल लेंस से या कनकेव लेंस से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग। अप्राथमिक रंग या फोटोग्राफी में कहा जा तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। और टीवी में भी पूछा जाएगा तो प्राथमिक रंग पाया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उनकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। तरंगदैर्घ्य द्वारा। फोटॉन किसकी इकाई है? तो फोटॉन प्रकाश की इकाई है। अब फोटॉन का विराम द्रव्यमान जो होता है, विराम द्रव्यमान वह शून्य होता है। फोटॉन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों को फोटॉन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न अगला आपका, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? यानी जब भी बरसात होती है, जो सड़क पे तेल टपक कर गिर जाते हैं तो वह चमकते किसके कारण है? तो प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। यह नहीं दिया रहेगा तो आर कर लेंगे, परिक्षेपण। परिक्षेपण के कारण या प्रकाश के व्यतिकरण के कारण हमें सड़कों पर तेल चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 4 ए आपके स्क्रीन पर, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? ऑप्शन ए 51वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 53वां, ऑप्शन डी 54वां। यानी दल बदल। दल बदल जो कानून आया था वो आपका 52वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था और यह 1985 ईस्वी में हुआ था। और यह 10वीं, इसके अनुसार 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा दल बदल के लिए ऑप्शन बी 52वां। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यानी जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वही संविधान संशोधन पूछा जा रहा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था और इसके अनुसार 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं
अनुसूची जोड़ी गई थी और यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और इसके अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी और 7वां संविधान द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। यानी पहला संविधान संशोधन 1951 नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, राज्य पुनर्आयोग गठन की स्थापना हुई थी। 7वां संविधान संशोधन द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब भारत में अब तक कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चौदहवां परीक्षा में नहीं पूछा जाता, इसको 13वां कर लीजिएगा। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था और नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी इसके अनुसार। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 1992 का था और यह 24 अप्रैल 1993 को हुआ था और इससे पंचायती राज संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में रखा गया है और अनुच्छेद पंचायती राज जो व्यवस्था है 243 अनुच्छेद में स्थित है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसके अनुसार प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसमें संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर, यानी कि मूल कर्तव्य से हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर इसको विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दी गई थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, मतदान की आयु को घटाकर। और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। ये आपकी स्क्रीन पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रवर समिति। यानी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह अनुच्छेद 315 में है संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग की जो पदावधि होती है, पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो आयु पहले पूर्ण हो जा उसका ही पदावधि होता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष वो डॉक्टर मनोज सोनी है, और जो इसकी नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। और त्याग पत्र किसको देते हैं सब? त्याग पत्र तो वही राष्ट्रपति को। और इसका कार्य क्या है? तो भर्ती कराना, इसका कार्य भर्ती कराना। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अनुच्छेद 315 में है और इसकी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष। वर्तमान में अध्यक्ष इसके जो हैं डॉक्टर मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का त्यागपत्र जो देता है वो राष्ट्रपति को देगा। और इसका कार्य क्या है? तो भर्ती कराना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो भारतीय पुलिस सेवा का जो प्रशिक्षण होता है वो हैदराबाद में होता है, हैदराबाद में होता है। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, तो अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद कर सकता है। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया तो लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग एक पंचवर्षीय योजना है, एक पंचवर्षीय योजना है। और वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 में रखा गया है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी और वित्त आयोग के अध्यक्ष का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, प्रति वर्ष किया जाता है। वित्त आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष एन के सिंह, और इस समय चौथे नंबर के हैं तो 15वें नंबर के हैं। वित्त आयोग क्या है? तो यह पंचवर्षीय योजना है। किस अनुच्छेद में रखा गया वित्त आयोग को? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष के.सी. नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष का गठन प्रतिवर्ष होता है। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एन के सिंह जी हैं।